ये क्रिया करके देखेंगे टॉलन अभिकर्मक यानी Ag2O का। जैसे हमने जब आपको एल्डिहाइड का निर्माण की विधि और उसका रासायनिक गुण पढ़ाया था, तो उसमें हमने आपको डिटेल में टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करके भी दिखाया था, क्योंकि निर्माण की विधियों में दो विधि ये भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वही रिएक्शन देखना है जो कि क्या है, एल्डिहाइड से क्रिया। यानी अगर हम टॉलन अभिकर्मक Ag2O का रिएक्शन किसके साथ करा दे, एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO को क्या पढ़ते हैं, आपका एसिटल्डिहाइड पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें आईपीएससी नेम नहीं लिखना है, तो केवल हम एल्डिहाइड लिख देंगे। ठीक है, एल्डिहाइड। वैसे इसका प्रॉपर नाम क्या है, CH3COH का प्रॉपर जो आपका नाम होता है एसिटल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड की क्रिया हमें किसके साथ करानी है, Ag2O। ठीक है, Ag2O आपका क्या होता है, ये आपका टॉलन अभिकर्मक होता है, अभी हमने बताया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, टॉलन अभिकर्मक। आप इसकी जगह लॉन्ग वाला नहीं लिख सकते, जो अभी हमने आपको बताया कि सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो वाला आप नहीं लिखेंगे क्योंकि रिएक्शन उससे गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट वाला यूज करेंगे जो कि क्या है, टॉलन अभिकर्मक Ag2O होता है। तो हमें क्या करना है, एल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से करानी है। तो एल्डिहाइड की क्रिया जब हम टॉलन अभिकर्मक से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पहला हमें मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी यहां से अगर हमने CH3 ले लिया और इधर का O, फिर O और H ले लिया, तो क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, CH3 ले लिया, फिर हम लेंगे C, और यहाँ का एक जो O है, ये खाली एक O लेंगे, और यहाँ का पहले से ही O और H है वो ले लेंगे, तो OOH। यानी कि आप जानते हैं कि कहीं भी COOH लिखा है तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यानी अगर COO लिखा होगा तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे क्या बना है, CH3COOH, यानी आपको COOH दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। क्या बन गया है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया है। तो ये हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, तो ये आपका लिख देंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, तो कैसे बना, यहां से हमने CH3 लिया और CH या CHO पूरा लेंगे, और इधर का एक O जो है वो C और H के बीच में लिख देंगे। यानी एक O ये पहले लिखेंगे, फिर इधर का जो O है वो भी लिख देंगे, फिर H को हम लास्ट में ले जाके लिख देंगे, यानी कि C, फिर O, फिर O, फिर H। ठीक है, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दिखाता है। और लास्ट में आपका क्या बचा है, Ag2 बच गया है। तो Ag2 हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, पहले जो आपका ये 2 नीचे लिखा है इसको हम इस Ag के आगे ले आएंगे, फिर हम 2Ag लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2Ag। और हमें यही बनाना था रजत दर्पण। हमने आपका लास्ट में जो पॉइंट लिखाया था कि टॉलन अभिकर्मक से एल्डिहाइड और ग्लूकोज रिएक्शन करके क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। तो यहाँ पे रजत दर्पण बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बना है, रजत दर्पण। क्लियर, यही हमको प्राप्त करना था। तो पहला हमें एल्डिहाइड से टॉलन अभिकर्मक की क्रिया करानी थी, जो कि हमने करा दिया। तो जब हम एल्डिहाइड से टॉलन अभिकर्मक की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल और रजत दर्पण बनता है। और ये जो रजत दर्पण है ये एकत्रित हो जाता है, यानी कि 2Ag जो है वो एकत्रित हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एल्डिहाइड से हमने क्रिया करके देख लिया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, ग्लूकोज के साथ भी क्रिया करनी है, किसकी, टॉलन अभिकर्मक की। तो ग्लूकोज के साथ भी क्रिया करके देख लेते हैं, ग्लूकोज से क्रिया। ठीक है, ग्लूकोज से क्रिया। अब अगर हम ग्लूकोज रिएक्शन कराएं, आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये आपका ग्लूकोज होता है। अब अगर हम इसी ग्लूकोज के फॉर्मूले को डायरेक्ट ये वाला अगर प्रयोग करके हम रिएक्शन लिख दें तो रिएक्शन आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो समझने के लिए हम इस ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है इसको तोड़ेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाएंगे, यानी ग्लूकोज का जो ये कॉम्पैक्ट आपको स्ट्रक्चर या सूत्र दिख रहा है, इसको हम अगर खोल के लिखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CHO
CHO4 और यहाँ से CH2OH, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर है और ये आपका ग्लूकोज का कॉम्पैक्ट सूत्र है, यानी दोनों सूत्र एक ही है। अगर आप गिनेंगे तो आपको C6 मिलेगा। देखिए कैसे, यहां से 4 और ये 5, ये 6 और ये आपका हो गया कितना, 1 मिनट, हमें चाहिए कितना, 6 आपको चाहिए कार्बन और 12 आपको हाइड्रोजन चाहिए, 6 आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 3 आपका कार्बन हो गया और ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 न होके यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्योंकि एक सेकेंड, CHOCHOH4 और CH2OH, हाँ तो यहाँ पे आपका C6 हो जाएगा। देखिए 3 और ये आपका 4 ही रहेगा, तो आपके कार्बन जो है वो 6 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन CHO वाला है, ये पूरा अगर गिनेंगे आप तो 6 कार्बन आपको मिलेगा। उसके बाद आप अगर H को गिनेंगे तो H 12 कैसे होगा, 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 हो गया, 9 10 और 11 1 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 है, 3 हो गया, 4 5 6 हो गया। अब ये 4 पहले से है, 4 2 8 हाइड्रोजन इस इधर से हो जाए, देखिए 2 हाइड्रोजन इसमें है, 4 इधर है, तो ये हो गया 8 हाइड्रोजन। उसके बाद 2 ये 10 हाइड्रोजन, फिर 11 1 12, तो 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन 6 चाहिए, 4 यहाँ पे हो गया 1 5 और उसके बाद 2 ऊपर है 1 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। चाहे आप ग्लूकोज को C6H12O6 लिखिए, चाहे CHO4 या CH2OH लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अगर हम ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ करा दें, टॉलिन अभिकर्मक के साथ, तो ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर क्या है, ग्लूकोज आपका CHO फिर CHOH इसका 4, यानी पूरा देखा जाए तो C भी 4 है, H भी 4 है, O भी 4 है और फिर से जो H है वो भी 4 है, ठीक है। इस तरह से ये आपका 4 बाहर लिखने का मतलब यही है कि आपके पास C 4 है, H 4 है, O 4 है और फिर से जो H है वो भी 4 है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, नीचे आपका CH2OH हो जाएगा और ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या पढ़ा जाएगा, ग्लूकोज पढ़ा जाएगा, ठीक है। या आप इसकी जगह C6H12O6 लिख सकते हैं। बशर्ते आप अगर C6H12O6 लिखेंगे तो रिएक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रिएक्शन आसान हो जाए समझने के लिए, इसलिए हम ग्लूकोज का ये खुला स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब हमें इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, टॉलिन अभिकर्मक के साथ, क्योंकि क्वेश्चन वही है। तो टॉलिन अभिकर्मक आपका है क्या, Ag2O, तो Ag2O के साथ, यानी कि अगर हम इसका रिएक्शन टॉलिन अभिकर्मक से करा दें, टॉलिन अभिकर्मक से करा दें तो क्या मिलेगा, पहला आपका मिलेगा ग्लूकोनिक अम्ल। कैसे, देखिए अब अगर हम रिएक्शन कराएंगे क्या करना है, यहाँ पे केवल जो आपका ये पीछे का Ag2O का जो पीछे का O है, ये O आप इस CHO के पास ले आएंगे, बाकी आपका नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ठीक है। यानी ये आपका जो CHO है ये क्या हो जाएगा, जैसे हम देखिए यहाँ का जो O था वो हम इधर ले आए थे, यानी ये जो ऊपर वाला O था उसको हम यहाँ ले आए थे, तो ये आपका लास्ट में COOH हो गया था। वैसे फिर से हमें COOH बनाना है, तो क्या हो जाएगा, CHO पहले से ही एक, तो पीछे एक और O जोड़ देंगे, तो क्या ये हो जाएगा COOH, ठीक है। यानी इस H को हम इधर ले आएंगे, रिप्लेस करेंगे और इस O को हम इस C और H के बीच में देंगे, ठीक है। ये O भी आपका C और H के बीच में जाएगा और ये O भी आपका C और H के बीच में आएगा, यानी COOH हो जाएगा। बाकी नीचे का आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, नीचे का आपका क्या है CHOH4, तो इधर भी आपका CHOH और बाहर 4 हो जाएगा और ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। नीचे का फिर क्या है आपका CH2OH, CH2
OH, ठीक है। ये जो बना है ये आपका क्या बन गया है, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। यानी अगर आप CHOH4CH2OH लिखा है तो ग्लूकोज पढ़ा जाएगा। खाली एक अंतर अगर हम कर दें कि जो आपका CHO है उसको हम COOH लिख दें तो ये आपका ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। तो ये क्या बना है आपका, ये बना है ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल, ठीक है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप बोल भी रहे हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। लेकिन हमें क्या प्राप्त करना है, मेन रजत दर्पण। तो कैसे प्राप्त होगा, अभी आपका Ag2 बचा ही है और हमने कहा है Ag2 को आप डायरेक्ट Ag2 नहीं लिख सकते, तो आप इसको पीछे क्या लिखेंगे, पीछे आप पहले ये जो दो संख्या होती है इसको आगे ले आएंगे तो 2Ag हो जाएगा और ये यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा और यही आपका क्या बना है, रजत दर्पण, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉलन परीक्षण, ठीक है। टॉलन परीक्षण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ कठिन नहीं है, बस आपको ये रिएक्शन ध्यान में रखना है कि पहले आपको ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर लेना है। अगर आपको ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता तो आप याद कर लेंगे एक दो बार लिख के, ठीक है। तो ग्लूकोज के खुले स्ट्रक्चर का जब आप रिएक्शन टॉलन अभिकर्मक Ag2O से करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे का पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ऊपर जो CHO है वहां पे आपने केवल COOH कर देना है। ये चीज आप याद भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है आप रिएक्शन करें ही, बल्कि आप रिएक्शन करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे का सेम है, यानी ग्लूकोज का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप खाली यहाँ पे COOH करके अपना यहाँ पे जुगाड़ कर सकते हैं। और पीछे आपका टॉलन अभिकर्मक जो है वो वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे 2 जो है आगे आ जाएगा, 2Ag हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमको मेन पॉइंट जो हमने लिखवाया था लास्ट में कि टॉलन अभिकर्मक से रिएक्शन करने के बाद आपका रजत दर्पण प्राप्त होता है, चाहे आप एल्डिहाइड से रिएक्शन करके देख लीजिए, चाहे आप ग्लूकोज से रिएक्शन करके देखिए। तो पहले एल्डिहाइड के साथ अगर हम क्यूप्रस क्लोराक्साइड की क्रिया करके देखें, यानी कि फेलिंग विलयन की क्रिया करके देखेंगे तो क्या बनेगा। तो एसिटल्डिहाइड लेंगे CH3CHO, ये आपका एसिटल्डिहाइड होता है, इसका नाम एसिटल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ पे केवल हम एल्डिहाइड लिखेंगे, ठीक है। तो सेम वही रिएक्शन है। अब हमने फिर से एसिटल्डिहाइड ले लिया, इसका रिएक्शन इस बार हम किसके साथ करेंगे, टॉलन अभिकर्मक के साथ आपको नहीं करना है, इस बार हमें CuO यानी कि फेलिंग विलयन के साथ इसका रिएक्शन करना है। तो जब फेलिंग विलयन के साथ रिएक्शन करेंगे सब तो सेम होगा, यानी कि पहला जो आपका कंपाउंड बनेगा वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा, तो CH3COOH आपका सेम बनेगा, यानी पहला तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा, पहला आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेगा। लेकिन सेकेंड जो आपका क्या बन रहा था, रजत दर्पण बन रहा था, यहाँ पे रजत दर्पण न बन के क्या बनेगा, Cu, यहाँ पे आपका 2Cu, यहाँ पे इसको 2CuO लिखा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2CuO लिखना पड़ेगा। तो फेलिंग विलयन तो आपका CuO होता है, लेकिन रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2CuO लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में आपका जो वहां पे टॉलन अभिकर्मक में Ag2 या 2Ag बनता था जिसे हम रजत दर्पण कहते थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाल अवक्षय प्राप्त होगा किसका, Cu, यानी कि पहला तो हो गया क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड का Cu प्राप्त होगा, क्योंकि O तो आपका किधर आ गया, देखिए ये जो O है ये O आपका इस O के पास आ जाएगा, जैसे हमने पहले आपका टॉलन अभिकर्मक में रिएक्शन किया था। अब O तो इधर आ गया तो बच गया क्या, Cu, और ये आपका जो 2 पीछे का है ये आपका इधर नीचे हो जाएगा और फिर लास्ट में O लग जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या प्राप्त होगा, लाल अवक्षय प्राप्त होगा किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षय प्राप्त होगा, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन आपका सेम है, जैसे हमने टॉलन अभिकर्मक में रिएक्शन कराया था वहां पे हमने बस एक चीज चेंज किया था कि यहाँ पे हमने फेलिंग विलयन की जगह टॉलन अभिकर्मक क्या लिया था आपका Ag2, ठीक है, Ag2 या 2Ag लिया था, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि फेलिंग विलयन ले लिया है। तो फेलिंग विलयन लेने के कारण पहला कंपाउंड तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो पीछे का आपका रजत दर्पण बन रहा था यहाँ पे क्यूप्रिस
ऑक्साइड या क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा, जो कि क्या है Cu2O। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा रिएक्शन करके देखेंगे ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब ग्लूकोज के साथ अगर हम अभिक्रिया करें, ग्लूकोज के साथ क्रिया, तो अभी ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर हमने आपको बताया टॉलन विकर्मक में, तो वही ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर ले लेंगे, यानी CHO, फिर CHOH का 4, फिर उसके बाद CH2, फिर OH। ये आपका क्या हो गया, ग्लूकोज का खुला स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज। अब इसी ग्लूकोज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H12O6। ठीक है, दोनों एक ही है, लेकिन अगर हम इस खुले वाले स्ट्रक्चर को लेकर रिएक्शन समझेंगे तो रिएक्शन आपको सिंपल लगेगी। ठीक है, तो हम खुले वाले स्ट्रक्चर को लेकर समझेंगे, ये वाला हम मिटा देते हैं। तो इसकी रिएक्शन हमें फिर से किसके साथ करानी है, इस फेलिंग विलयन के साथ, फेलिंग विलयन CuO के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सेम आपका रिएक्शन होगा फेलिंग विलयन के साथ भी, यानी फिर से आपको लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। लेकिन पहले आपका ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल, यानी कि जैसे हमने टॉलन विकर्मक में पीछे का जो O था वो हम पहले वाले CHO के पास, यानी ये जो एल्डिहाइड ग्रुप आपको ऊपर दिख रहा है इसके पास ले आए थे, वैसे यहाँ भी ले आएंगे, सेम रिएक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा COOH, फिर नीचे CHOH और पीछे आपका 4 है, सेम रहेगा। देखिए यहाँ से ये नीचे का पूरा सेम रहेगा, तो इधर भी आपका सेम रहेगा CH2OH। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ग्लूकोनिक अम्ल, यानी केवल एक चेंज करना है, CHO है जिसको हम COOH कर देंगे, बाकी नीचे का आपका ये जो है वही यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये आपका पहले बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल, जैसे आपका टॉलन परीक्षण में बनता था ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, टॉलन परीक्षण में भी आपका पहले रिएक्शन में यानी एल्डिहाइड के साथ जब हमने टॉलन विकर्मक लेके कराया था तो वहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और रजत दर्पण बना था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि हम रजत टॉलन विकर्मक न लेके फेलिंग विलयन ले रहे हैं। वैसे ही जब हम ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज पहले किस में चेंज होगा, ग्लूकोनिक अम्ल में, फिर आपका लास्ट में Cu2O, यानी कि लाल अवक्षेप बना देगा, लाल अवक्षेप बनाएगा, और वो भी किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन सेम है, बस एक चीज अंतर करना है, जब आप टॉलन विकर्मक के साथ करेंगे तो यहाँ पे Ag2 के साथ रिएक्शन करना है, और जब आप फेलिंग विलयन के या फेलिंग परीक्षण में ये रिएक्शन देखेंगे तो आपको फेलिंग विलयन लेके करना है, जो कि क्या है CuO। ठीक है, ये आपका O है, और उसमें आपका लास्ट में कंपाउंड क्या बन रहा था, रजत दर्पण, इसमें आपका जो लास्ट में कंपाउंड बनेगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होगा। ये आपका है क्या, वुड्स अक्रिया। वुड्स अक्रिया होता क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी जो आपका ड्राई ईथर होगा, सूखा ईथर लिया जाता है, उसकी उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो क्या बनाना होता है, एल्केन, यानी हमें किसकी रिएक्शन करानी है, एल्किल हाइलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। एल्किल हाइलाइड का मतलब क्या है, CH3 के साथ Cl जोड़ देना। अगर आप CH3 यानी ये आपका मीथेन हो गया, अरे CH3 हो गया यानी मेथिल हो गया, और मेथिल के साथ अगर आपने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या पढ़ा जाएगा, एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड यानी जिसको हम CH3 इस तरह से दर्शाते हैं, ये आपका क्या होता है, एल्किल हाइलाइड होता है, ये आपका एल्किल हाइलाइड है। अब हमें कहा गया है कि ईथर की उपस्थिति में, वो भी कैसे ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, अब ये एल्किल हाइलाइड का एक अणु है, इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल, CH3 को पढ़ेंगे मेथिल और इसको पढ़ेंगे क्लोराइड, Cl को क्लोराइड। ठीक है, तो पूरा इस मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड, लेकिन ये है क्या, एल्किल हाइलाइड। ठीक है, अब ये एल्किल हाइलाइड के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, यानी कि एक CH3Cl और लेना है, तो 2 एल्किल हाइलाइड के मॉलिक्यूल का हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु आपका क्या होता है, Na होता है, तो अगर हम इसका रिएक्शन
Na के साथ यानी कि सोडियम धातु के साथ करा दे तो आपका क्या बन जाएगा, हमको एथेन बनाना है, एल्केन प्राप्त करना है। एल्केन का मतलब क्या हो जाएगा आपका CH3 के 2 मॉलिक्यूल हमने प्राप्त करने हैं। अब इसका जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से एक CH3, यहाँ से एक CH3 ले लेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका क्या बन जाएगा, एथेन। जब 2 CH3 होंगे तो इसको हम एथेन पढ़ते हैं, एथेन पढ़ेंगे। या इसी को एक तरह से और लिखा जा सकता है क्या, C2, क्योंकि 2 C है, C2H3 इधर है, H3 उधर है, तो H6 C2H6 भी लिखा जा सकता है किसको, एथेन को। कैसे बना, इधर हमने मेथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए, जिसमें हमने क्या लिया, मेथिल क्लोराइड के 2 अणु। अब मेथिल क्लोराइड में जब हम Na के साथ इसका यानी सोडियम धातु के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3 और CH3 एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा और एथेन का निर्माण कर लेगा। एथेन को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, ठीक है। और जो आपका Na है वो उधर हो जाएगा और यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल अभी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। वो भी कितना, 2 मॉलिक्यूल है तो 2NaCl हो जाएगा। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल हो गए, Na के 2 मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन इधर साइड Na के 1 मॉलिक्यूल है तो इधर भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी आपका Na का 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये आपका है वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। वुड्स फीडिंग अभिक्रिया में वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है कि हमें मेथिल क्लोराइड से एथेन प्राप्त करना होता है, यानी एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना होता है। ये आपके एल्किल हैलाइड के 2 अणु जिसके रिएक्शन हमने सोडियम धातु से कराया और हमें मिला क्या, एल्केन यानी कि एथेन, ठीक है। ये हमने वुड्स अभिक्रिया देख ली। अब सेकंड आपका नेमिंग रिएक्शन क्या आ जाता है, फीडिंग अभिक्रिया। फीडिंग रिएक्शन क्या है, शुष्क ईथर, यहाँ पे 1 मिनट, हमने इधर उपस्थिति में जो शुष्क ईथर लिया था उसको भी लिखना पड़ेगा। जो आप उपस्थिति में करके चीजें लेते हैं, जैसे आपने शुष्क ईथर की उपस्थिति ली तो उसको आप एरो के ऊपर लिखते हैं, हर बार हमने रिएक्शन में बताया है, ठीक है। जो भी आप लेंगे, चाहे शुष्क ईथर की उपस्थिति ले लीजिए, चाहे CCl4 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति ले लीजिए, जो भी उपस्थिति की चीजें होंगी एरो के ऊपर लिखी जाएंगी, ठीक है। सेकेंड आपका क्या है, फीडिंग अभिक्रिया। फीडिंग अभिक्रिया भी क्या हो गई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी फिर से हमें एरो पर शुष्क ईथर लिखना पड़ेगा, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्या लेंगे, एरिल हैलाइड। अब इस बार हमको एल्किल हैलाइड नहीं लेना है, इस बार हमको एरिल हैलाइड लेना है। एरिल हैलाइड का मतलब क्या है कि एक आपका एरिल समूह होगा, यानी एक बेंजीन रिंग होगी और उसके ऊपर आपका एक एक्स समूह यानी हैलोजन समूह लगा होगा, ठीक है। जैसे हमें क्या लेना है, जब एरिल हैलाइड के 2 अणु, अब हमें 2 बेंजीन रिंग लेना होगा, 2 बेंजीन रिंग लेंगे और उस बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, नॉर्मल तो बेंजीन रिंग भी पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर होने के कारण इसे एरिल हैलाइड पढ़ा जाएगा। और क्यों हैलाइड पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस पे एक एक्स समूह जुड़ जाएगा। अब ये जो पूरा दर्शा रहा है ये आपका क्या है, एरिल हैलाइड। ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एक्स आपका क्या है, हैलाइड, पूरा क्या पढ़ा जाएगा, एरिल हैलाइड। अब हमें क्या करना है, एरिल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल, यानी हम एक्स की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लीजिए क्लोरीन के 1 अणु ले लिया, तो एक हमने क्या ले लिया आपका एरिल हैलाइड। हमें 2 एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल लेने हैं, यानी हम सेम यही स्ट्रक्चर फिर से बना लेंगे। यानी एक हमने लिया एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी बेंजीन रिंग, जिसमें हम लगाएंगे एक एक्स समूह यानी कि क्लोरीन, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसे हम एरिल हैलाइड कहेंगे। तो ये दोनों आपके क्या है, एरिल हैलाइड के 2 अणु, जिसका नाम क्या है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम क्लोरीन लगाते हैं तो उसको हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर आप ब्रोमीन लगाएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजीन। दोनों ही मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। अब एल्किल हैलाइड के हमने 2 अणु ले लिए, इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, जिसकी क्रिया कराई जाती है उसको इसके साथ प्लस में लिखते हैं। अब जैसे हमें इसका रिएक्शन कराना है सोडियम धातु यानी Na के साथ, ठीक है, करा दिया। अब हमें किसकी उपस्थिति में करानी है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी हमें फिर से शुष्क ईथर को इधर लिखना पड़ेगा। यानी ये हो गया आपका क्या, ड्राई ईथर। अब जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनना चाहिए, डाइफेनिल। फेनिल हमने बताया था कि जब आप बेंजीन रिंग को लेटे हुए स्ट्रक्चर में लिख देते हैं तो वही फेनिल पढ़ा जाता है। ऐसे सीधा है बेंजीन रिंग तो पढ़ेंगे बेंजीन रिंग,
ठीक है। अगर हम इसको ही टेढ़ा करके लिखते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिख दें, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फेनिल पढ़ेंगे। है वही चीज, बस हमने इसको सीधा लिखा है और इसको इस तरह से टेढ़ा कर दिया है। तो यहाँ पे डाइफेनिल का मतलब क्या हो जाएगा, दो बेंजीन रिंग यहाँ पे इस तरह से लेटा हुआ लग जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा, डाइफेनिल। हमने कुछ नहीं किया, दोनों बेंजीन रिंग को लिया इधर से, जो आपके दो एरिल हैलाइड के मॉलिक्यूल थे, दोनों बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया और इसको बेंजीन रिंग खड़ा यहाँ पे था, यहाँ पे हमने इसको लेटे हुए पोजीशन पे लगा दिया और इसको पढ़ेंगे क्या, डाइफेनिल। डाइफेनिल, ठीक है। ये हो गया आपका डाइफेनिल, हमको मिलेगा। अब बच क्या रहा है, Cl के दो मॉलिक्यूल और Na के एक मॉलिक्यूल। फिर से वही आपका लास्ट में लिखा जाएगा क्या, 2Cl, 2NaCl। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2Na और नीचे हमने लिख दिया Cl। लेकिन अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि Na का यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए, तो यहाँ पे दो का गुणा कर देंगे। तो अब देखिए Cl के भी दो मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे Cl के दो मॉलिक्यूल, Na का दो मॉलिक्यूल, Na का दो मॉलिक्यूल। ये आपको बनाना था क्या, कि एरिल हाइड्राइड के दो अणु का रिएक्शन सोडियम धातु से कराने पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइफेनिल प्राप्त होता है, यानी कि क्लोरीन को हम Na के साथ लिख देंगे और बेंजीन को एक साथ जोड़ देंगे, तो इसको पढ़ेंगे डाइफेनिल। ये है आपका फीडिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यानी जो आपका कॉन्क एल्युमिनियम क्लोराइड होगा उसकी उपस्थिति में बेंजीन की रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, मेथिल क्लोराइड यानी CH3Cl के साथ कराने पर टॉलुइन बन जाना चाहिए, यानी कि आपका बेंजीन पे CH3 लग जाना चाहिए। जैसे हमने इसके पहले आपका रिएक्शन देखा, सबसे पहले हमें क्या करना है, बेंजीन का रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो हम बेंजीन बना लेते हैं, ये बनाया हमने बेंजीन। अब इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH3Cl। ये आपका मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो ब्रोमीन का बेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ, यानी मेथिल क्लोराइड के साथ करने पर क्या बनना चाहिए, आपका टॉलुइन बन जाना चाहिए। और हमें लेना क्या है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्युमिनियम, ये आपका निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसकी उपस्थिति में, यानी यहाँ पे आपको लेना है क्या, निर्जल, या आप कॉन्क भी लिख सकते हैं, Ag या AlCl3, इसको क्या पढ़ेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, मेथिल क्लोराइड और बेंजीन के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। तो बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ करने पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्या होना चाहिए, ये जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आपका CH3 लग जाना चाहिए। CH3 यानी मेथिल समूह जो लग जाएगा, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, टॉलुइन। टॉलुइन, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि बेंजीन के ऊपर CH3 यानी मेथिल समूह जोड़ना ही टॉलुइन कहलाता है, ठीक है। बनेगा आपका क्या, लास्ट में आपका बच रहा है Cl। तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ा, CH3 जोड़ दिया, खाली Cl नहीं लिखेंगे क्योंकि एक H भी जोड़ना पड़ेगा, तो लास्ट में HCl आपका बन जाएगा। और ये हमने क्या बना दिया कि बेंजीन से मेथिल क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो टॉलुइन बन जाता है, ठीक है। ये है आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन क्या होता है, कापर चूर्ण यानी कि Cu, जो आपका कापर होता है, इसका चूर्ण हम लेते हैं और उसकी उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम, कल हमने आपको बेंजीन डाइएजोनियम का रिएक्शन कराया था। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl यानी कि HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब कराते हैं, तब हमें क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर Cl लगा हुआ स्ट्रक्चर आपका क्लोरोबेंजीन कहलाता है और यही प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की क्रिया कराएंगे। और बेंजीन डाइओजेनियम क्या होता है, बेंजीन रिंग पे अगर आपने N2Cl लगा दिया, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे केमिकल फॉर्मूले को ही क्या पढ़ेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हो गया आपका बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा देना ही बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब इसका रिएक्शन हमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ,
किसके साथ? HCl के साथ कराना है तो HCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं। अब किसकी उपस्थिति में कराना है? कॉपर चूर्ण यानी Cu चूर्ण की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? हमें प्राप्त करना क्या? क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर क्लोरीन। तो ये बनेगा आपका एक बेंजीन, यहाँ से बेंजीन आया और ये क्लोरीन वहीं पे है जैसे लगा था। अब यहाँ पे जो N2 है ये HCl के पास आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक N2 का मॉलिक्यूल बच गया और एक आपका HCl का मॉलिक्यूल बच जाएगा और ये इधर हमने क्या बना दिया? क्लोरोबेंजीन। यही हमको बनाना था। किससे? बेंजीन डाइएजोनियम से। जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रिएक्शन कराएंगे कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? क्लोरोबेंजीन प्राप्त होना चाहिए यानी बेंजीन के ऊपर Cl। ठीक है, तो हमने वही प्राप्त कर लिया। लास्ट में आपका जो N2 HCl ये सब बनता है ये खाली रिएक्शंस में लिखे जाते हैं, ये याद करना जरूरी नहीं है। रिएक्शन कभी भी आप रट नहीं पाएंगे, आप एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको रिएक्शंस याद होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बस हेडिंग डाला और आप रिएक्शन रटने बैठ गए, कभी याद नहीं होगा। केवल आपको ज्यादा से ज्यादा रफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको ये रिएक्शंस याद हो जाएंगे। क्लीमेंसन अपचयन होता क्या है? जिंक अम्लगम यानी कि जिंक पारा। अम्लगम का मतलब क्या होता है? कि पारा यानी Hg। ठीक है, तो Hg को हम अम्लगम या पारा भी कहते हैं। तो जिंक अम्लगम या ZnHg तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन, चाहे आप एल्डिहाइड ले लीजिए या आप कोई कीटोन ग्रुप ले लीजिए। एल्डिहाइड या कीटोन आपको पता ही होगा कि अगर कहीं पे CHO लिखा है तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप कहेंगे और कहीं CO सिर्फ लिखा है तो इसको हम क्या कहेंगे? कीटोन ग्रुप। ठीक है, और कहीं पे अगर COOH लिखा है तो इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, कल ही बताया था जब हमने बेसिक लेक्चर स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिंबल क्या है ये पहले बता दिया था। तो हमें क्या करना है? चाहे एल्डिहाइड का चाहे कीटोन का, दोनों में से किसी एक का हमें जिंक अम्लगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में अपचयन कराना पड़ेगा। अब ऑक्सीकरण होता है तो हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते। अपचयन का मतलब है कि H2 यानी हाइड्रोजन के साथ आपको रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन कराएंगे यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ही क्लीमेंसन अपचयन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो पहले रिएक्शन करके देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है? कोई भी एल्डिहाइड लेना है। अब मान लीजिए हमने क्या लिया? एल्डिहाइड में हम लेंगे एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। अब इसका नाम क्या है? CH3CHO का नाम होता है एसिटल्डिहाइड, लेकिन हमने यहाँ पे IPSC नेम नहीं लिखना है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप का है तो यहाँ पे केवल हम एल्डिहाइड लिख देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कौन से एल्डिहाइड का है? तो ये आपका एसिटल एल्डिहाइड यानी कि CH3CHO है। ठीक है, तो कहीं भी CH3CHO लिखेगा तो उसको एसिटल एल्डिहाइड पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल हम नाम लिख रहे हैं एल्डिहाइड का, उसका IPSC नेम नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड ले लीजिए या आप कीटोन भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। देखो, एल्डिहाइड या कीटोन किसी एक का आपको अपचयन कराना है तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया है। अब इस एल्डिहाइड का हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे यानी कि हाइड्रोजन के साथ इसका क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? तो यहाँ पे हमें दो चीजों को प्रेजेंस में रखना है। पहला आपका सांद्र HCl और दूसरा जिंक अम्लगम यानी कि ZnHg। तो ZnHg यानी कि जिंक अम्लगम और सांद्र HCl के प्रेजेंस में, सांद्र HCl की उपस्थिति में जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हमें हाइड्रोकार्बन मिलना चाहिए। तो हम एल्डिहाइड यानी कि एसिटल्डिहाइड CH3CHO का जब अपचयन करेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे विद प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg यानी कि जिंक अम्लगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपका CH3, यहाँ से एक CH3 आ जाएगा, इधर CH3 हो गया। अभी यहाँ पे एक C और H और O है, इधर H2 है तो यहाँ से एक C और H लेंगे, इधर का H2 भी जो है वो इस CH के साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 फिर CH3। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनडायरेक्टली आपका C2H6 बन रहा है जो कि एथेन होता है। तो इसको हम CH3 और CH3 को क्या लिख सकते हैं? C2H6 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H3 और H3 यानी कि 6H है और 2 C है तो C2H6 लिख सकते हैं और उसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। ठीक है, C2H6 का नाम होता है एथेन।
और हमें क्या होना था, हाइड्रोकार्बन बनाना था। एथेन जो है वो आपका हाइड्रोकार्बन ही होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से रिएक्शन हो जाएगा और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक O बच रहा है खाली, यहाँ पे एक O बच रहा है और हम रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, HCl और जिंक Hg के साथ। तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन 6 और एक 7 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 4 और 2 6 है। तो यहाँ पे अगर हमने H2 के आगे 2 से गुणा कर दिया तो ये आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है क्ली में। ये बड़ा फेमस रिएक्शन है कि एल्डोल संघनन क्या होता है, ठीक है। या कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एल्डोल संघनन की अभिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो वहां पे भी आपको ये करना पड़ेगा। तो 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है कि आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है। ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ऐसे एल्डिहाइड आप ले लीजिए, चाहे आप कीटोन भी ले सकते हैं, जिनमें क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति हो, तब अम्ल या क्षार की उपस्थिति में ये जो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे संघनित होकर क्या करते हैं, एल्डोल बना लेते हैं। और यही जो एल्डोल बनने की प्रक्रिया है, यही आपका क्या कहलाएगा, एल्डोल संघनन। क्योंकि ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है किसी भी आपके तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या हो रहा है, संघनित हो जा रहे हैं, जिस वजह से ये क्या जो रिएक्शन हो रहा है, यही रिएक्शन आपका एल्डोल संघनन या यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एल्डिहाइड लेंगे, आप कीटोन भी ले सकते हैं लेकिन हम एल्डिहाइड लेंगे और एल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे। फिर एल्डिहाइड के 2 अणु का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्डोल मिलना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमने फिर से आपका क्या लिया, एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO ले लिया। अब CH3CHO आपका एसिटल्डिहाइड होता है, तो यहाँ पे केवल हम एल्डिहाइड लिखेंगे क्योंकि हमें एल्डिहाइड से मतलब है, इसमें उसके नेमिंग IPSC नेम से मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम 2 यहाँ पे क्या लेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि 2 बार हम एसिटल्डिहाइड लेंगे CH3CHO, ठीक है। अब इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे किसके उपस्थिति में, चाहे आप तनु अम्ल लीजिए या क्षार की उपस्थिति में, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने क्षार ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप तनु अम्ल भी लिख सकते हैं। देखिए हमें क्या करना है, जब तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति होगी तो तनु अम्ल लीजिए या क्षार लीजिए, आप कुछ यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड के 2 अणु का हम क्षार की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराएंगे तो एल्डोल हमें मिलना चाहिए। एल्डोल का मतलब क्या है कि यहाँ से आपका CH3 ग्रुप तो आएगा ही और यहाँ तक पूरा लेंगे, यानी कि CH3CH तक हम पूरा लेंगे, यहाँ से CH3CH, ठीक है। यहाँ पे आ गया CH3CH, यहाँ से एक O बचा है और अभी इधर का पूरा CH3CHO बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो O है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इधर से एक CHO का H लेंगे और लास्ट में जब यहाँ से एक H ले लेंगे तो CH3 है तो CH2 बच जाएगा और CH अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा, CH2 और CHO, ठीक है। कैसे हुआ फिर से देखिए, यहाँ पे CH3CHO था यानी कि एसिटल्डिहाइड था। अब ये एसिटल्डिहाइड, इधर भी आपका एसिटल्डिहाइड, यहाँ से हमने CH3CHO तक पूरा लिया है, CH3CHO तक पूरा लिया है। अब इस वाले में से आपका CH3CHO फिर से है, तो यहाँ से जब CH3 में से एक H ले लेंगे तो CH2 बच जाएगा, जैसे यहाँ पे बचा है CH2 और यहाँ पे जो H, एक यहाँ से हम जो H लेंगे वो इस O के साथ जोड़ देंगे, इस वाले O के साथ एक H हमने जोड़ देना है। तो मान लीजिए ये जो CH3 वाला था, यहाँ से हमने एक H लिया और इस H को हमने इस O के साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, सिर्फ CH2CHO बच जाएगा। तो CH2CHO हमने लास्ट में लिख दिया। तो ये जो पूरा कंपाउंड आपका बना है CH3CH, फिर ब्रैकेट में OH, फिर CH2CH3, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, एल्डोल पढ़ते हैं, ठीक है। इसी को हम एल्डोल पढ़ेंगे।
तो ये आपका एल्डोल संघनन रिएक्शन है। एस्टिकरण क्या होता है, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या है, H2SO4, ठीक है, H2SO4, इसी को हम क्या पढ़ते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो आपको पता ही होगा भाई। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुद्ध HCl, ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि आपका H2SO4 या शुष्क HCl की उपस्थिति में जब कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब COOH ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ, अब किस एल्कोहल के साथ गर्म करना है ये नहीं बताया गया है, बस एल्कोहल के साथ गर्म करना है तो क्या बनता है, एथिल एसीटेट, या इसी को हम एस्टर कहते हैं, ठीक है। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ गर्म करेंगे, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या लिया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि C2H5COOH या आप CH3COOH भी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है क्योंकि इसमें लास्ट में देखिए COOH ग्रुप आ रहा है, यानी आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहाँ पे हम IPSC नेम नहीं लिख रहे हैं तो केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि CH3COOH जो है ये आपका इसका IPSC नेम अलग है, लेकिन हम यहाँ पे केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमें एल्कोहल के साथ गर्म करना है। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल यानी कि आपका एथिल एल्कोहल C2H5OH के साथ, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, C2H5OH का पूरा नाम है एथिल एल्कोहल, लेकिन यहाँ पे केवल एल्कोहल लिखेंगे, ठीक है, एल्कोहल। अब हम अगर इन दोनों को क्या करें, गर्म करेंगे किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 और शुष्क HCl, शुष्क HCl के उपस्थिति में हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे या गर्म करेंगे। अब डेल्टा बनाने का मतलब है, यानी कि जब त्रिभुज बनाते हैं तो उसको हम डेल्टा पढ़ेंगे या इसे हम गर्म करने का प्रतीक भी मानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या शुष्क HCl की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ रिएक्शन करानी है। तो अब हम जब इसको रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, एथिल एसीटेट यानी एस्टर प्राप्त होगा और ये अभिक्रिया ही एस्टीकरण कही जाएगी। तो हमें एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त होगा, यहाँ से आपका CH3COOH है तो यहाँ से CH3COO तक पूरा हम लेंगे, ठीक है, यानी CH3COO यहाँ से ले लेंगे CH3COO और इधर का हम एथिल ग्रुप ले लेंगे। एथिल ग्रुप क्या है, C2H5, तो यहाँ पे C2H5, ठीक है। ये जो पूरा बनेगा इसी को हम एथिल एसीटेट पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि पीछे आपका एथिल ग्रुप है और जो आपका CH3COO होता है इसे हम एसीटेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट, ठीक है। इसका पूरा जो नाम होगा वो एथिल एसीटेट हो जाएगा, एसीटेट। लेकिन अभी भी आपका लास्ट में OH बचा है और इधर का H बचा है, यानी कि लास्ट में आपका H2O, जलराम तो बच ही गए हैं, तो लास्ट में आपका H2O हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि यहाँ से हमने CH3COO तक लिया था पहले वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से, यहाँ का H हमने नहीं लिया है, यानी H यहाँ पे बचा हुआ है, और दूसरे वाले एल्कोहल ग्रुप जो आपका एथिल एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ से हमने एथिल ग्रुप यानी कि आपका ये C2H5 पूरा ले लिया है, यानी यहाँ का हमने OH नहीं छुआ है और इधर का हमने H को नहीं छुआ है, यानी कि पूरा का पूरा आपका H2O जो बचेगा वो पीछे हम लिख देंगे, यानी H और OH इधर का बच गया तो पूरा क्या बचेगा, H2O, ठीक है। ये आपका रिएक्शन जो है ये ही आपका एस्टरीकरण रिएक्शन कहा जाए। सीमित अभिक्रिया क्या होती है कि हमें फिर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल, अब हाइड्रोजोइक पहले अम्ल क्या होता है ये समझते हैं। देखिए कहीं भी NH3 लिखा है तो इसको हम एमीन पढ़ते हैं, ठीक है, एमीन पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक जादू की बात ये है कि अगर यही जो 3 है इसको हम H के आगे लिख दें तो इसको हम हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ेंगे। जी बिल्कुल सही सुना आपने, अगर NH3 है तो एमीन और अगर N3H है, देखो बस एक चीज का अंतर है, NH3 तो एमीन और N3H तो हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। N3H जहां होगा इसको हम हाइड्रोजोइक
जोइक अम्ल पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोजोइक अम्ल। समझ में आया? बस इतना सा ही अंतर है, पहले हाइड्रोजोइक अम्ल समझाना जरूरी था तो इसलिए पहले हाइड्रोजोइक अम्ल समझा दिया, ठीक है। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, प्राथमिक एमीन बनता है और इस अभिक्रिया को ही सीमित अभिक्रिया कहते हैं। तो ये रिएक्शन पहले करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल मान लीजिए हमने C2H5COOH ले लिया, इसे हम क्या पढ़ेंगे, एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट ही पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए आपका एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, हाँ, क्योंकि C2H5 आपका एथिल होता है और COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के ग्रुप का है। तो इसका हमें आईपीएससी नेम नहीं लिखना है, तो केवल हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका दिख रहा है बस। तो ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हमें क्या करना है कि इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल अभी अभी बताया है कि अगर आपने N3H लिख दिया है तो इसको हम हाइड्रोजोइक अम्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजोइक अम्ल, ठीक है। ये आपने क्या लिख दिया, हाइड्रोजोइक अम्ल। और अगर इसी को हम NH3 लिख देंगे तो एमीन पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है कि इसके प्रेजेंस में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के प्रेजेंस में हमें इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो इसको हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपका प्राथमिक एमीन बनना चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन यानी कि इधर से हम ले लेंगे C2H5 पूरा का पूरा एथिल ग्रुप, तो C2H5 और इधर से NH2, क्योंकि यहाँ पे N3H है और यहाँ पे एक H बचा हुआ है, यहाँ पे भी एक H है तो 2H हो गया और इधर का हम केवल एक N ले रहे हैं। अभी यहाँ पे N2 बचेगा, ठीक है। देखिए यहां से हमने पहले C2H5 ले लिया, यहाँ पे भी COOH बचा हुआ है, तो यहाँ का हम एक H लेंगे, इधर का एक N और इधर का H, तो यहाँ पे NH2 यानी कि प्राथमिक एमीन बन गया है और यही हमें बनाना था, यानी 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन बन गया। अभी बचा क्या क्या है, इस N3H में से जब हम एक N और H निकाल लेंगे तो N2 बच जाएगा और इधर का COO बचा हुआ है, तो इधर क्या हो जाएगा, आपका N2 जो है नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा और लास्ट में आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है वो भी गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हुआ, जो कि क्या था, सीमित अभिक्रिया, जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में रिएक्शन कराना था। उसमें क्या बनेगा कि आपका 1 डिग्री एमीन तो बनेगा, इधर से एथिल ग्रुप और इधर से N2 और H, ठीक है, N2 और H या NH2, हाँ N और H यहाँ का और यहाँ का यानी NH2, लास्ट में आपका COO और N2 बचेगा, तो लास्ट में यहाँ पे हमने N2 जोड़ दिया। कैलिजारो अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अगर नहीं है तो उसे एल्डिहाइड कहा जाएगा, जो कि CHO ग्रुप होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड को सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH या KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनाते हैं। चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाए या कार्बोक्सिलिक अम्ल का आपका एल्कोहल बन रहा है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, कैलिजारो अभिक्रिया या रिएक्शन कहते हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि एल्डिहाइड लेना है, चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए या आप कोई भी एल्डिहाइड लीजिए, एल्डिहाइड का क्रिया हमें किसके साथ कराना है, NaOH यानी क्षार या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ उसकी क्रिया करानी है। तो यहाँ पे पहले हम क्या ले रहे हैं, आपका HCOH, HCOH आपका क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, इसका पूरा नाम लिख देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड,
या आप इसे एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे इसका पूरा नाम लिख दीजिए फॉर्मल एल्डिहाइड, या आप इसे एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। अब इस फॉर्मल एल्डिहाइड की क्रिया हमें NaOH के साथ, ये NaOH आपका क्या होता है, क्षार होता है। तो इस क्षार के साथ हमें फॉर्मलडिहाइड की जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाए या कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्कोहल बन जाए। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। कैसे, क्योंकि यहां से हम HCO और इधर का एक O लेंगे, पूरा पहले हम HCO लेंगे, HCO ले लिया। अब यहाँ से H जो है वो छोड़ रहे हैं, वहीं पे यहाँ का NaOH में से O हम खाली लेंगे, यानी HCO और O, ठीक है। और यहाँ का Na जो सोडियम वाला पार्ट है वो भी हम इसी के साथ ऐड कर रहे हैं, यानी इधर का हम NaO लेंगे और इधर का HCO लेंगे, ठीक है। तो HCO और NaO जो आपका है ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्ल या लवण बनाना था। तो यहाँ पे जो बना है वो क्या है, HCOONA, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनेगा। और लास्ट में आपका क्या बनेगा, लास्ट में आपका CH3 और OH बन जाएगा, CH3OH। और ये आपका क्या बन गया है, एल्कोहल, क्योंकि OH ग्रुप जो होता है वो एल्कोहल ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बना और लास्ट में आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्कोहल भी बनना था, तो एल्कोहल भी बन गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है कनिजारो अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या करना है, कोई भी एल्डिहाइड लेना है जिसका रिएक्शन हमें क्षार के साथ या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ कराना है, जिससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एल्कोहल बनेगा, ठीक है। रोजनमुंड अभिक्रिया क्या है, प्लेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण बताई दिया है कि H2 के साथ रिएक्शन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है, यानी कि CHO ग्रुप प्राप्त होगा, और इस अभिक्रिया को ही रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। तो रोजनमुंड अभिक्रिया हम यहां से देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्लेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड का हाइड्रोजनीकरण करना है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई अम्ल क्लोराइड क्या ले लिया, एसिटल क्लोराइड, ठीक है, यानी कि CH3COCl। CH3COCl को क्या पढ़ते हैं, एसिटल या एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब जो आपका ये एसिटिल क्लोराइड है, हमें कोई अम्ल क्लोराइड लेना है। अब कौन सा अम्ल क्लोराइड लेना है ये नहीं कहा गया है, तो मान लीजिए हमने क्या ले लिया, एसिटिल क्लोराइड। अब इस एसिटिल क्लोराइड को क्या करना है, हाइड्रोजनीकरण करना है, ठीक है। इस एसिटिल क्लोराइड का जब हम हाइड्रोजनीकरण करेंगे, यानी कि H2 के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके प्रेजेंस में, तो PD और बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, तो PD और BaSO4 यानी कि प्लेटिनियम और बेरियम सल्फेट, प्लेटिनियम और बेरियम सल्फेट, देखिए यहाँ पे PD हो जाएगा और ये आपका बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 हो गया और ये आपका PD हो गया। अब इसी की उपस्थिति में, और जो चीजें उपस्थिति में होती है उसको हम एरो के ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी उपस्थिति में जब हम क्या करेंगे, अब चयन करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन के साथ जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड बनेगा। तो अब चयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे CH3CO है ही और लास्ट में H जुड़ जाएगा, तो यहाँ से CH3CO पूरा ले लेंगे, CH3CO ले लेंगे, Cl इधर का बच रहा है, इधर एक H है, तो अगर हम एक H यहाँ पे ले लें तो ये तो आपका एल्डिहाइड बन गया, और इधर अभी एक H बचा है, H2 में से एक H लेंगे तो एक H बचेगा, एक H और Cl जो है लास्ट में जुड़ जाएगा, तो आपका HCl भी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बना है ये क्या बना है, आपका एल्डिहाइड, क्योंकि हमें एल्डिहाइड ही बनाना था,
ठीक है। ये आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया है, जिसमें क्या करना है कि कोई भी आप अम्ल क्लोराइड ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लिया है एसिटल क्लोराइड, ठीक है। अब इस एसिटल क्लोराइड का अपचयन करेंगे, यानी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो जब रिएक्शन करेंगे तो प्लेटिनियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में हम इसका अपचयन करते हैं। अपचयन करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा, यानी यहाँ से CH3CO और इधर का H2O में से एक H लेंगे। तो यहाँ पे CH3CO के बाद भी H लग जाएगा, यानी एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और जो आपका ये Cl और एक H बचेगा उसको हम लास्ट में लिख देंगे, और ये आपका कंप्लीट रोजेनमुंड अभिक्रिया है, ठीक है। वुड्स फीडिंग अभिक्रिया, यानी हमको एल्किल हैलाइड की एक अणु और एरिल हैलाइड का एक अणु, यानी एक बेंजीन रिंग वाला अणु लेना पड़ेगा और एक CH3Cl वाला आपको अणु लेना पड़ेगा। फिर दोनों को जब आप सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको एल्किल एरीन यानी कि टॉलुइन प्राप्त होगा। ये वाला रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि टॉलुइन इसमें मिल रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको इस तरह मार्क कर लेंगे। सबसे पहले वुड्स फीडिंग अभिक्रिया है क्या? शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब आप एक अणु एल्किल हैलाइड तथा एक अणु एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो एल्किल एरीन यानी टॉलुइन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ही वुड्स फीडिंग रिएक्शन कहा जाता है। यानी हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक अणु लेना है एल्किल हैलाइड का। एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? CH3 वाला स्ट्रक्चर, CH3Cl। अगर हमने ले लिया CH3Cl तो CH3 को पढ़ते हैं मेथिल और Cl को क्लोराइड, तो पूरा नाम क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। यानी जब भी आप एल्किल हैलाइड की बात की जाए तो आप कार्बन की खुली श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर नहीं लेंगे, कार्बन की बंद श्रृंखला वाला स्ट्रक्चर यानी CH3Cl ले लेंगे, जिसे याद करना आपको कठिन लगता है, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे। फिर हमें क्या लेना है? एक अणु अब एरिल हैलाइड का लेना है। एरिल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो और एक हैलोजन समूह हो, ठीक है। तो एक आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी एक हमने बेंजीन रिंग ले लिया। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमने मान लीजिए Cl लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। और ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? एरिल हैलाइड का। एरिल हैलाइड में क्या होता है? एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर और एक हैलोजन समूह होता है। एरोमेटिक स्ट्रक्चर यानी बेंजीन रिंग और X यानी कि हैलोजन समूह, दोनों मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? एरिल हैलाइड बन जाएगा। तो ये हो गया एक एरिल हैलाइड का स्ट्रक्चर, एक एरिल हैलाइड का मॉलिक्यूल, और एक हमने ले लिया एल्किल हैलाइड का मॉलिक्यूल। जब एल्किल हैलाइड यानी कि मेथिल क्लोराइड और एरिल हैलाइड यानी कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, दोनों अणु का रिएक्शन हम किसके साथ अब कराएंगे? सोडियम धातु के साथ। तो ये आपका है सोडियम धातु, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी Na के साथ जब रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखिए ड्राई ईथर दिया हुआ है इसकी उपस्थिति में। तो जो उपस्थिति में चीजें होती हैं उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? ड्राई ईथर, ठीक है। ये आपका ड्राई ईथर हो गया। अब इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड, रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम धातु के साथ। बनेगा आपका क्या? CH3 का एक मॉलिक्यूल इस बेंजीन के ऊपर लगा देंगे, बेंजीन रिंग ले लेंगे और CH3 का मॉलिक्यूल इसके ऊपर लगा देंगे, यानी मेथिल को हमने बेंजीन रिंग के ऊपर बना दिया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टॉलुइन। टॉलुइन, या इसी को पढ़ेंगे एल्किल एरीन। टॉलुइन कह लीजिए या इसी को एल्किल एरीन कह लीजिए, दोनों नाम एक ही है। टॉलुइन इसलिए ज्यादा खास हो जाएगा क्योंकि टॉलुइन से ही रिएक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि क्या होता है जब हम एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो आप कहेंगे कि टॉलुइन प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, क्या होता है? जब वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन है। अब जो चीजें बची है, बचा क्या है? 2 Cl बच रहा है और एक Na बच रहा है, तो हम क्या कर देंगे? 2NaCl लिख देंगे और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 का पूरा कर देंगे। तो ये आपका बन गया क्या? मेथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हमने सोडियम धातु से कराया तो हमने टॉलुइन प्राप्त कर लिया। तो ऐसे यहाँ से हमने बेंजीन रिंग लिया है और यहाँ का CH3 यानी कि मेथिल वाला
अणु दोनों को H के ऊपर यानी क्लोरीन को हटा के CH2 को हमने यहाँ लगा दिया और आपका जो बचा हुआ था 2 Cl और Na इसको हमने लास्ट में लिख दिया। ये आपका क्या बन गया, वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, यानी कि आपका चौथा नेमिंग रिएक्शन। हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 की उपस्थिति में, यानी इसको हम एरो के ऊपर लिखेंगे, CCl4 की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, वसीय अम्ल यानी कि आपका जो फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड को सिल्वर लवण के क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब हम गर्म करते हैं, यानी किसी भी हाइड्रोजन समूह के साथ, खासकर क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, आपका एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है और इस क्रिया को ही हुंस-डीकर रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन देखें, इसका रिएक्शन कैसे बन जाएगा, हमें क्या लेना है, सिल्वर लवण। अब सिल्वर लवण क्या होता है, जैसे हम मान लीजिए ले रहे हैं सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन आपका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C2H5COOAg। इसको क्या पढ़ेंगे, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। अब ये जो आपका इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, सिल्वर एसीटेट, एसीटेट C2H5COO को हम पढ़ेंगे एसीटेट और सिल्वर का Ag होता है तो पूरा क्या हो गया, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, तो हमें क्या लेना है कि वसीय अम्ल के रिएक्शन जो है वो सिल्वर एसीटेट के साथ कराना है, यानी कि सिल्वर लवण के साथ कराना है। अब सिल्वर लवण में हमने मान लीजिए लिया क्या, सिल्वर एसीटेट, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इसको हम गर्म करेंगे। अच्छा, तो हमें जो चीजें गर्म करने वाली भी होती है उसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं। इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के साथ, तो इसको हम क्या करेंगे, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, मान लीजिए ब्रोमीन के साथ हमने इसका रिएक्शन करा दिया और किसकी उपस्थिति में हमें ये रिएक्शन कराना है, तो ये रिएक्शन हमें CCl4 की उपस्थिति में, यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में किसके साथ गर्म करना है आपको, ब्रोमीन के साथ। देखिए ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ आपको गर्म करना है, तो ब्रोमीन के साथ हमने रिएक्शन करा दिया। अब हम इसे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको एथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड आपको बनाना है। तो यहाँ पे बनेगा C2, यहाँ से हम लेंगे ये वाला इतना पार्ट C2H5 ले लिया और यहाँ पे ब्रोमीन है तो लास्ट में ब्रोमीन जोड़ देंगे और बचा आपका क्या है, इधर COO बच गया यानी कि CO2 बच गया। अभी Ag आपका बचा है और यहाँ पे Br2 है। ठीक है, Br2 है तो यहाँ पे लास्ट में AgBr हो जाएगा। बना आपका क्या है, मॉलिक्यूल आपका क्या बन गया, C2H5Br जो है इसे हम पढ़ेंगे एथिल, C2H5 को एथिल पढ़ते हैं तो इसको पढ़ लिया एथिल और ब्रोमीन ब्रोमाइड, Br को ब्रोमाइड पढ़ते हैं, तो पूरा जो मॉलिक्यूल हो गया ये हो गया एथिल ब्रोमाइड और हमें यही प्राप्त करना था, एल्किल क्लोराइड चाहे या एल्किल ब्रोमाइड, तो ये आपका एथिल जो है एल्किल ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, एल्किल में ही एथिल आता है तो ये पूरा मॉलिक्यूल एथिल ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, एक बार रिएक्शन और समझाएंगे उसके बाद ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। हमें कहा क्या है कि CCl4 की उपस्थिति में वसीय अम्ल है, यानी ये कोई फैटी एसिड लेना है, जैसे आप सिल्वर लवण ले सकते हैं। अब सिल्वर लवण में हमने लिया सिल्वर एसीटेट, जिसका रिएक्शन आपको किसके साथ कराना है, आपको CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ गर्म करनी है। तो CCl4 की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ मान लीजिए हमने गर्म किया तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से C2H5 ले लिया यानी एथिल समूह और एक ब्रोमीन समूह, दोनों मिल जाएगा तो एथिल ब्रोमाइड, जिसे हम पढ़ेंगे क्या, एल्किल क्लोराइड या एल्किल समूह में ही ये आ जाता है। तो ये आपका एल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा और पीछे आपका CO2 और AgBr जो बचा है वो भी लिख देंगे। ये था आपका हुंस-डीकर रिएक्शन का क्या है, गाटर-मान-कोच अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 या क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया। ठीक है, बेंजीन आपको पता ही है कैसा होता है, बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO तथा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ कराने पर क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजीन के ऊपर CHO का पाया जाना ही बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को ही गाटर-मान-कोच अभिक्रिया कहते हैं। तो पहले ये रिएक्शन करके देखेंगे। बेंजीन की क्रिया हमें किसके किसके साथ करानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ।
तो बेंजीन की हम अब क्रिया कराएंगे। बेंजीन रिंग जो होता है, इस बेंजीन रिंग की क्रिया हमें किसके किसके साथ करानी है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ठीक है। इन सबके साथ हमें क्रिया करनी है। इन सब के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो आपका AlCl3 निर्जल AlCl3 और CuCl यानी कि क्यूप्रिक क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ये बेंजीन रिंग तो पूरा का पूरा इधर आएगा ही, लेकिन इस बेंजीन रिंग पे CO और H लग जाएगा, यानी कि आपका एल्डिहाइड लग जाएगा। तो पूरा मॉलिक्यूल क्या पढ़ा जाएगा? बेंजल डिहाइड। और हमने यही बनाना था, बेंजल डिहाइड ही बनाना था, तो इधर हमने बेंजल डिहाइड प्राप्त कर लिया। यानी बेंजीन पे COH का लगना ही बेंजल डिहाइड होगा। H आपका जो ये H जो है ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ H है, ठीक है। अभी ये HCl जो है पूरा का पूरा पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये जो रिएक्शन है कंप्लीट आपका क्या हो गया? गाटरमैन-कोच क्रिया है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे HCl के पास H कैसे आया? देखिए ये जो बेंजीन है, बेंजीन पे जितने कार्बन होते हैं 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो इस वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है पहले से, बेंजीन वाला। तो यहाँ पे हमने केवल CO लिया है, आपका HCl नहीं, HCl में से H नहीं लिया है, केवल CO लेंगे, इस पे रख देंगे जो कि पहले कार्बन पे हाइड्रोजन भी जुड़ा है, दूसरे पे भी जुड़ा है। यानी ये बेंजीन का अगर खुला स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये बेंजीन है, ठीक है। अब इस बेंजीन पे हर जगह कार्बन लगी हुई है, ठीक है, हर जगह कार्बन है, हर जगह कार्बन, यानी कि हर जगह आपका कार्बन है। और इस हर जगह कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये आपका बेंजीन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है जिसमें सभी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट कार्बन पे भी हाइड्रोजन तो जुड़ा है ना, तो देखिए ये फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन है जो कि इस बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है और इस CO को हमने वहां पे ले जाके जोड़ दिया है, ठीक है। यानी पीछे वाला आपका HCl वैसे का वैसा ही है। कार्बन एमीन अभिक्रिया बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक ग्रुप आपको बता रखा है कि कोई भी एक बेंजीन रिंग वाला जो मॉलिक्यूल होता है उससे हम एरोमेटिक ग्रुप कहते हैं। अब ये आपका एरोमेटिक ग्रुप हो गया, ठीक है, इसी को हम एलिफेटिक ग्रुप भी कहते हैं। अगर बेंजीन रिंग की क्रिया किसी से करा रहे हैं यानी कि आप एरोमेटिक ग्रुप की क्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या करना है, कोई भी एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन को एल्कोहलिक KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा हाइड्रोक्साइड जो एल्कोहलिक हो तथा क्लोरोफॉर्म यानी CaCl3 के साथ गर्म करने पर आइसोसाइनाइड बनना चाहिए। तो अभी आज के ही सुबह वाले लेक्चर में मैंने आपको ये वाला रिएक्शन करके बताया था, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको एमीन लेना होता है। अब चाहे आप एथिल एमीन लीजिए चाहे आप मेथिल एमीन लीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए हम एथिल एमीन यानी कि C2H5NH2 ले लेते हैं। ये आपका क्या है, एथिल एमीन। अब इसकी क्रिया हमको किसके साथ करानी है? क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ करा देनी है और हमको एल्कोहलिक KOH भी लेना है, तो यहाँ पे KOH के साथ भी करानी है, ठीक है। तो ये आपका पहले क्या हो गया, एथिल एल्कोहल, एथिल एमीन, एथिल एमीन क्यों? क्योंकि C2H5 एथिल होता है, NH2 एमीन होता है और CHCl3 आपका क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपका क्या, क्लोरोफॉर्म। और ये आपका पता ही है एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा, हमें बनाना है आइसोसाइनाइड। तो यहाँ से C2H5 जो है यहाँ पे पूरा आ जाएगा C2H5 जो कि पॉजिटिव है और यहाँ पे N और C लेंगे, केवल N और C जो होता है वो आइसोसाइनाइड होता है। अगर Cl है तो साइनाइड यानी कि
कि ये आपका एथिल साइनाइड बन जाता है, लेकिन C2H5NC है तो इसको हम आइसोसाइनाइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो CN का उल्टा NC लिखा जाता है जिसको हम आइसोसाइनाइड पढ़ते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये आपका आइसोसाइनाइड बनेगा, वो भी कौन सा, एल्किल आइसोसाइनाइड। लेकिन अभी आपका हमने N लिया है और C लिया है, अभी आपके पास H2 और एक H यानी कि H3Cl3 बचा है और KOH भी बचा है। तो बाकी जो चीजें हैं वो इधर लिख देंगे, जैसे आपका KCl ले लेंगे तो यहाँ से Cl इधर आ जाएगा और K आ जाएगा, K आ गया और यहाँ से Cl आ गया। अभी OH बचा है, CH बचा है और इधर का 2H बचा है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, H2O जोड़ देंगे। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा O की संख्या है, K की संख्या है, वहां पे कम है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, KCl के पास 3 से गुणा कर देंगे और H2O के पास भी 3 से गुणा कर देंगे। तो इधर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है, इधर के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तुलना में बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ का जो KOH है उसको बैलेंस करने के लिए इधर भी 3 से गुणा कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा किसका, कार्बन एमीन अभिक्रिया का, जिसमें हमें एथिलेमीन या कोई भी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड, उसके बाद KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर 3 से और इधर 3 से गुणा कर देंगे। हाफमैन ब्रोमाइड क्रिया, इसके दो डिफिनीशन है। पहला क्या है कि जब एमाइड की क्रिया ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन बनता है और यह अभिक्रिया हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। अब चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे नीचे वाला लिख लीजिए, ये ज्यादा आपको सिंपल लगेगा, जो कि क्या है, प्रोपेनोमाइड की क्रिया Br2 यानी ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH के साथ कराने पर एथिलेमीन प्राप्त होता है। तो ये सेकंड वाला आपके लिए ज्यादा बेहतर डिफिनीशन होगा, आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन किसके के साथ करानी है, हमको प्रोपेनोमाइड की क्रिया करानी है Br2 और KOH के साथ। अब प्रोपेनोमाइड का केमिकल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है, C2H5CO NH2, ठीक है। ये आपका क्या होता है, प्रोपेनोमाइड का केमिकल फॉर्मूला है C2H5CO NH2, ठीक है। अब इसकी क्रिया हमको किसके साथ करानी है, Br2 के साथ। तो ब्रोमीन के साथ करा देंगे और करा देंगे किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। तो रिएक्शन कराने के बाद बनेगा क्या, बनना चाहिए एथिल एमीन, यानी यहाँ से पूरा एथिल ग्रुप आएगा और NH2 ग्रुप आ जाएगा। तो C2H5 यानी एथिल ग्रुप आ गया और ये NH2 आपको दिख रहा है, यही एमीन होता है, तो NH2 यहाँ पे ऐड कर देंगे। बचा क्या, CO Br2 और KOH। तो जो चीजें बची हैं उसको पीछे हम लिख देते हैं, जैसे कि KBr पहले ले लेंगे और लास्ट में हम ले लेंगे क्या आपका जो K2CO3 और सबसे लास्ट में हम वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे। अब ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, तो पहले ये क्या है, ये आपका प्रोपेनोमाइड है, प्रोपेनोमाइड है, ठीक है। इसकी क्रिया हम ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो बनेगा क्या आपका, एथिल एमीन, एथिल एमीन। और क्या बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, उसके बाद पोटेशियम कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए AKCOH, तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इधर देखिए ज्यादा आपको K और Br देखने को मिल रहा है या OH देखने को मिल रहा है, लेकिन इधर कम है। तो क्या कर देंगे हम, इधर बैलेंस करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे तो 4K 4O और 4H हो जाएगा, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरा जो मॉलिक्यूल है 4 हो जाएगा। बाकी जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आपको KBr को बैलेंस करना है तो हम इधर 2 से गुणा कर देंगे KBr के पास और वाटर से। तो यहाँ पे H और O जो है इधर के साइड वाला और इधर वाला बैलेंस हो जाएगा। KBr का जो K और Br है ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का, जिसमें हमें प्रोपेनोमाइड की क्रिया ब्रोमीन के साथ करानी थी, जिससे क्या बनेगा, एथिलेमीन बनता है। तो जब धातु एल्कोऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होना चाहिए। अब ईथर का मतलब क्या है कि एल्किल ग्रुप O फिर एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप के बीच में एक O समूह, ठीक है, यानी एक O से 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा आपका, ये पूरा आपका ईथर पढ़ा जाएगा, ठीक है, ये पूरा आपका ईथर पढ़ा जाएगा। तो हमें ईथर ही बनाना है, तो पहले हम इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले पे हम कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब धातु एल्कोऑक्साइड यानी कि RO
Na। तो ये पूरा क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। अब RO है तो एल्कोक्साइड, Na लगने के कारण हो गया इसका पूरा नाम सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है, देखिए जब धातु एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड यानी R और X के साथ अगर हम इसे क्या करते गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ईथर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ईथर का मतलब क्या है, R और O ग्रुप। तो यहाँ से एक R ग्रुप और ये वाला आपका O ग्रुप भी इसके साथ जुड़ेगा, यानी पूरा का पूरा एल्कोक्साइड इधर आएगा और आपका एक R ग्रुप जो इधर है एल्किल समूह ये भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने ईथर प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अभी यहाँ पे आपका एक Na और X बचा हुआ है, यानी कि सोडियम और हाइलाइड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपका Na और X भी यहाँ पे आ गया। ये आप फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं। यानी अगर हम इस इक्वेशन पे एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो कैसे होगा, यानी कि अगर हम एल्किल ग्रुप की जगह C2H5 और उसके बाद क्या ले लें, यहाँ पे R की जगह अगर हम मान लीजिए सोडियम एथॉक्साइड ले लें, यानी कि C2H5ONa, यानी कि इतना तो आपका फिक्स ही है। देखिए RO का मतलब है एल्कोक्साइड, Na लग गया तो सोडियम एल्कोक्साइड, R और X का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। तो यहाँ से हमने जब रिएक्शन कराया, गर्म किया, तो यहाँ से R और O यानी ईथर आ गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, आपका ईथर बन गया। यही हमको बनाना है। अब अगर हम इस पे एक एग्जांपल रखें, एक एग्जांपल अगर लें तो क्या हो जाएगा, हम एल्किल ग्रुप की जगह क्या क्या ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप की जगह C2H5 ले सकते हैं, CH3 ले सकते हैं, C2H7 ले सकते हैं, ये सब हम R ग्रुप की जगह ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम R ग्रुप की जगह C2H5 ले रहे हैं, बाकी हम सब सेम रखेंगे, यानी O और Na सेम रखेंगे। तो यहाँ पे C2H5ONa आपका सेम है और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोक्साइड। एथिल और ONa होने के कारण एल्कोक्साइड, एथिल एथॉक्साइड, एल्कोक्साइड नहीं एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। अब इसका नाम क्या हो गया, एथिल एथॉक्साइड। ठीक है, क्योंकि C2H5 एथिल होगा, ONa को एल्कोक्साइड कहा जाता है, लेकिन C2H5ONa को क्या कहा जाएगा, एथिल एथॉक्साइड, एथिल एथॉक्साइड। ठीक है, अब हमने इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, R ग्रुप, यानी आपको फिर से क्या लेना है, C2H5। अब जहां जहां आपको R ग्रुप दिखेगा वहां पे आपको एथिल ग्रुप भी लेना है, यानी C2H5 भी लेना है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन समूह है या हाइलाइड ग्रुप है, तो हाइड्रोजन समूह में आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने Cl ले लिया, तो यहाँ पे पूरा क्या नाम हो जाएगा, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गर्म करेंगे तो हमें ईथर मिलना चाहिए। ईथर मिलने का मतलब क्या है, दो एल्किल ग्रुप और बीच में O समूह। तो यहाँ से दो एल्किल ग्रुप क्या है, C2H5 C2H5, तो C2H5 एक एथिल ग्रुप हो गया और ये O भी हमने लेना है और इधर का भी C2H5 लेना है। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर। पढ़ा इसको ईथर जाएगा, लेकिन इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई एथिल। ठीक है, क्योंकि एथिल ग्रुप दो हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये दिख किस रूप में रहा है, तो ईथर के रूप में। कैसे, ये देखिए एक R समूह एल्किल ग्रुप, एक O समूह और एक फिर से आपका R ग्रुप। ठीक है, तो ये रेड वाला जो है वो आप फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं और R की जगह पे आप कोई भी अपना एल्किल समूह रख सकते हैं, जैसे C2H5 CH3, उसके बाद C2H7, ये सब रख सकते हैं। और वहीं X ग्रुप की जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन ये सब रख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में आपने क्या रखना है, Na आपका फिक्स ही है। ठीक है, यहाँ से, और X की जगह आपने Cl रख देना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ से हमने इस वाले मेथड के अकॉर्डिंग सेट किया है। तो ये अगर आपने याद रखा है, तो अगर आपने ये एग्जांपल अपना फॉर्मूला याद रखा तो इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल बना सकते हैं। तो ये था आपका विलियमसन संश्लेषण वाला नेम रिएक्शन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपका नेम रिएक्शन है रीमर टीमर अभिक्रिया, या इसको राइमर टीमर रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या है, इसमें हमें क्या करना होगा कि फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर, यानी फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, अगर आपने बेंजीन के ऊपर OH समूह जोड़ दिया तो आप उसको फिनॉल कहेंगे। पहले हमने बता रखा है जब हमने फिनॉल पढ़ाया था तब। तो फिनॉल को क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म भी हमने आपको पढ़ाया है, CHCl3 के साथ मिला के जब कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ 333 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, सैलिसिलिक
एल्डिहाइड बनता है और इस अभिक्रिया को ही राइमर टीमर अभिक्रिया कहते हैं। सैलिसिलिक एल्डिहाइड आप बताएंगे कि इसके पहले और किस रिएक्शन में बना था, क्योंकि हमने इसी चैप्टर में वो भी पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले फिनॉल को क्या करना है, यानी कि बेंजीन रिंग बनाएंगे और उस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमने OH ग्रुप लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, फिनॉल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस फिनॉल को हमें किसके किसके साथ, क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म इसको पढ़ेंगे, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा के साथ, क्लोरोफॉर्म मिलाया और इसके साथ हम कास्टिक सोडा भी मिलाएंगे यानी NaOH भी मिलाएंगे। अब इसके साथ हमें क्या करना है, इसको कितने केल्विन पर, 333 केल्विन पर गर्म करते हैं। तो क्या बनना चाहिए, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एल्डिहाइड का मतलब क्या, देखिए एल्डिहाइड का मतलब है कि एक CHO ग्रुप। ठीक है, अगर CHO समूह दिखेगा तो आप इसको एल्डिहाइड पढ़ेंगे, इसको एल्डिहाइड पढ़ेंगे। पहले नीचे का आपको दिख रहा है या नहीं, हाँ दिख रहा है। तो अगर CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड पढ़ा जाएगा। तो अगर हम बेंजीन रिंग यानी ये जो आपका फिनॉल है, इस फिनॉल के सेकंड कार्बन पे CHO जोड़ दें तो ये आपका क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाता है। तो वही हम करेंगे, हमें सैलिसिलिक एल्डिहाइड ही बनाना है। यानी हम क्या करेंगे कि जो फिनॉल है उस फिनॉल को पूरा का पूरा इधर ले आएंगे बिना कोई चेंज के। ये हमने फिनॉल को इधर ले आया। अब फिनॉल के सेकेंड कार्बन पे हमने क्या करना है, एक CHO ग्रुप यानी कि आपका एल्डिहाइड जोड़ देना है। तो ये पूरा क्या पढ़ा जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। लेकिन अभी आपका Na और इधर का Cl भी बचा हुआ है तो लास्ट में NaCl हो जाएगा। लेकिन ये अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि हमने एक Cl लिया है, अब यहाँ पे 2 Cl बाकी है और इधर एक OH ग्रुप था, यहाँ पे हमने जोड़ ही दिया है और CHO भी CHO यहाँ से जोड़ दिया। एक हाइड्रोजन आप कहेंगे कहाँ गया, तो जहां पे आप CHO जोड़ेंगे उधर हाइड्रोजन का जगह है, वहां भी हाइड्रोजन होगा लेकिन वो हाइड्रोजन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि NaCl के साथ 3 का गुणा कर देंगे और इधर के NaCl के साथ भी 3 का गुणा कर देंगे और ये आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और ये जो बना है बेंजीन रिंग यानी कि जिसपे फिनॉल के साथ CHO ग्रुप यानी एक एल्डिहाइड समूह जोड़ दिया। अब इस एल्डिहाइड समूह और OH समूह को जो पूरा आपका मॉलिक्यूल बनेगा इसको क्या पढ़ेंगे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, ये पूरा आपका क्या पढ़ा जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। यानी अगर हमने फिनॉल के साथ एक CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड जोड़ दिया तो आपका पढ़ा क्या जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये रिएक्शन समझ में आया कि आपको फिनॉल में क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 और कास्टिक सोडा यानी NaOH का रिएक्शन हम 333 केल्विन पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिनॉल पूरा का पूरा वैसे जाएगा और यहाँ से CH और O हमने लिया है, अभी यहाँ पे CH3O और H बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे OH ये पूरा फिनॉल ले लिया, CHO ले लिया और यहाँ पे जो एक H था वो यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो आपको दिखेगा नहीं, वो छुपा हुआ है। ठीक है, तो NaOH वहां पे जो Na है हो गया और यहाँ से एक Cl हमने ले लिया। अब यहाँ पे NaCl वाला बैलेंस नहीं था तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे और यहाँ पे तो ये रिएक्शन भी आपका बैलेंस हो जाएगा। कोल्बेज अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, कभी कभी डायट आ जाएगा कि कोल्बे रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो कोल्बे अभिक्रिया क्या है कि जब 4 से 8 वायुमंडलीय दाब यानी कि 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तथा 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है कि अगर आपने बेंजीन रिंग के ऊपर ONa लगा दिया तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, ONa। बेंजीन रिंग के ऊपर ONa लगाने का मतलब क्या है कि आप सोडियम फिनॉक्साइड को लिखे हैं। ठीक है, ये किसको शो करता है, सोडियम फिनॉक्साइड को। ठीक है, तो ताप पर गर्म करने पर 400 केल्विन ताप पर जब आप गर्म करेंगे सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के साथ करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। अब सोडियम सैलिसिलेट जब बनेगा तो क्या होगा कि सांद्र HCl द्वारा अपघटन से सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, इसे ही हम कोल्बे सीमित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या बनाना है, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया CO2 के साथ करानी है। तो सोडियम फिनॉक्साइड बता ही दिया कि आप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ONa लिखते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर ONa लिखेंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सोडियम
फिनॉक्साइड बनेंगे। अब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, जिसकी क्रिया करानी होगी उसको हम प्लस में लिखते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ करानी है, तो यहाँ पे CO2 से हम इसका रिएक्शन कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? 4 से 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आपने 4 से 8 एटीएम दाब लेना है और 400 केल्विन क्या होना चाहिए? टेम्परेचर यानी कि ताप होना चाहिए। ठीक है, आप जब इतने ताप पर इसको क्या करेंगे और इतने दाब पे 4 से 8 एटमॉस्फेरिक दाब और 400 केल्विन ताप पर जब आप गर्म करेंगे तो क्या पहले बनेगा? पहले बनेगा आपका सोडियम सैलिसिलेट, फिर सांद्र HCl द्वारा आप जब इसका अपघटन करेंगे, यानी यहाँ पे आपको सांद्र HCl भी ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सांद्र HCl भी ऐड करना है। तो जब आप पहले इतने का रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम सैलिसिलेट। लेकिन जब आप फिर से सांद्र HCl के साथ इसका अपघटन कर देंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सैलिसिलिक अम्ल कैसे बनेगा? जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ तो क्या होगा कि बेंजीन रिंग, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे आपका एक OH ग्रुप जुड़ेगा और सेकंड कार्बन पे क्या होगा? सेकंड कार्बन पे आपका COOH ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरा पढ़ा जाएगा वो क्या पढ़ा जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे COO, पहले COONA जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ONA है तो यहाँ से एक O और हाइड्रोजन, देखो Na हटाएंगे तो हाइड्रोजन के साथ ही O और Na जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन वहां पे लग जाएगा, तो OH हो गया, Na आपका CO के पास आ गया तो COONA हो जाएगा, COONA आपका हो जाएगा। पहले ये बनेगा, यानी एक CO2 है तो CO2 को हम खोल के अगर लिखेंगे तो COO लिख सकते हैं, यहाँ से Na आपका यहाँ आ गया तो COONA लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे केवल O बचा था और O जो है O और Na आपका हाइड्रोजन के साथ ही बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी शो कर देंगे तो O और H आपका फिनॉल बना जाएगा और इसी के सेकंड कार्बन पे COO CO2 को लिख सकते हैं और Na यहाँ से जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा COONA और इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, तो पहले आपका क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट, यहाँ पे साथ HCl अभी नहीं लिखेंगे तो ये आपका क्या बना? सोडियम सैलिसिलेट। ये आपका क्या बनेगा? सोडियम सैलिसिलेट। अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट बना है, अगर हम इसे सांद्र HCl के साथ अपघटित कर दें, यानी हम इसका रिएक्शन आगे जब करेंगे किसके साथ? सांद्र HCl के साथ। अब अगर हम सांद्र HCl के साथ इसका अपघटन करेंगे तो यही सोडियम सैलिसिलेट आपका सैलिसिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल, यानी आपका बेंजीन रिंग वैसे ही रहेगा और इधर OH भी रहेगा, यानी पूरा का पूरा फिनॉल ग्रुप वैसे ही रहेगा। अब जहां पे COONA है वहां पे क्या हो जाएगा? COOH। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका COOH जुड़ जाएगा और ये आपका क्या पढ़ा जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल। OH या OOOH आपका क्या पढ़ा जाएगा? COOH आपका अम्ल पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये एक अम्ल ग्रुप को दर्शाएगा और OH आपका फिनॉल को, तो पूरा इसका नाम क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। अभी भी आपका क्या बचा हुआ है? लास्ट में Na और Cl बचा हुआ है। ठीक है, तो Na और Cl जो होगा वो प्लस में हम Na और Cl लिख देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आपका युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल जो होगा उसको 30 डिग्री टेम्परेचर पर या 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्षार की उपस्थिति, यानी आप क्षार क्या ले सकते हैं? NaOH ले सकते हैं या HCl ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्षार हम HCl लेंगे। ठीक है, HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ क्रिया करके एक नारंगी रंग का रंजक यानी कि कलर जैसा आपका हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जिसका नाम क्या होगा? हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है और इस रिएक्शन को ही हम युग्मन अभिक्रिया कहेंगे। तो पहले इसका रिएक्शन करके देखेंगे कि जो फिनॉल है, अगर हम फिनॉल को यानी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप लगा दिए तो फिनॉल हो गया। अब इस फिनॉल को हमें HCl को अगर हम अलग अलग लिखें तो H+Cl लिख सकते हैं। अब इस HCl को हमें किसके साथ, यानी कि क्षार की उपस्थिति, क्षार आपका क्या है? HCl हो गया। अब इस क्षार की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है? अगर हमने बेंजीन रिंग के ऊपर N डबल बॉन्ड N लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे? N डबल बॉन्ड N और इसके साथ
अगर हमने HCl के साथ जोड़ दिया तो पूरा आपका क्या पढ़ा जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा जो लिखेंगे हम, यहाँ पे HCl अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N और इसके साथ Cl प्लस H जुड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा जो होगा नाम, उसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम H प्लस Cl जोड़ेंगे और इसके साथ हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी N डबल बॉन्ड N और इसके साथ बेंजीन को अगर हम लेटा के भी लिखेंगे फिर भी उसे हम बेंजीन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो ये इतना जो नाम है बेंजीन N डबल बॉन्ड N Cl और H, इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फिनॉल, फिनॉल हो गया और ये आपका HCl यहाँ से निकल जाएगा और ये जो N डबल बॉन्ड N और बेंजीन रिंग जिसके साथ जुड़ा है ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि HCl भी जुड़ा हुआ है इसी के साथ, इसलिए इसका नाम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, किसकी उपस्थिति में, क्षार यानी NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। ठीक है, तो इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपका, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन यानी कि एक नारंगी रंग का रंजक प्राप्त होना चाहिए। तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का मतलब क्या है कि आपका बेंजीन रिंग पे OH तो लगा ही रहेगा, यानी बेंजीन रिंग और उसके साथ OH आपका जुड़ा ही है, बेंजीन रिंग और OH, लेकिन लास्ट में आपका जो ये N डबल बॉन्ड N है ये भी जुड़ेगा, N डबल बॉन्ड N, और एक आपका जो ये बेंजीन रिंग है ये भी इधर पीछे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बच गया बना, लेकिन अभी आपका क्या बचा हुआ लास्ट में, HCl बचा हुआ है। ये HCl जो हमने निकाला है ये सबसे लास्ट में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, युग्मन अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ठीक है, नेम रिएक्शन के जितने भी शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखे थे उसी को ऐड करके मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना दिया है। आशा है कि ये जो लॉन्ग वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हमें और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस बनानी थी, इसलिए हमने नया वीडियो नहीं बनाया, हमने पुराने शॉर्ट वीडियो को ही ऐड करके एक लॉन्ग वीडियो बना दिया है। थैंक यू सो मच।